देश का सियासी मिजाज बदल रहा है। सत्ता का सुख भोगने वाले ज्यादातर सियासी नुमाइंदों की कहानी किसी न किसी अपराध की पगडंडी से होकर जरूर गुजरती है। ऐसे में जब 11 अप्रैल 1997 का दौर याद आता है तो सत्ता के साहूकारों का एक ऐसा नाम उभर कर सामने आता है जो सत्ता के सिंहासन पर 10 महीने विराजमान हुए और बाद में सत्ता से रुखसत हो गए। 1997 आपको इसलिए याद दिलाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये साल देश के लिए ऐसा साल था जब देश ने 4 प्रधानमंत्री देखे। इसमें सबसे कम यानी कि 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी, जबकि इंद्र कुमार गुजराल ने महज 6 महीने सरकार चलाई। इन तीनों से पहले 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 12 महीने के भीतर यानी कि 16 मई 1997 आने तक देश ने 3 नए प्रधानमंत्री देख लिए। तो चलिए आज हम इन 12 महीनों में मचे राजनीतिक उठापटक और 4 प्रधानमंत्रियों की कहानी बता रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव साल 1995 से 1996 में कांग्रेस से तत्कालीन सरकार में काफ़ी उलट-पुलट रही। वहीं पीवी नरसिम्हा राव के अंत के कार्यकाल को देश में घोटालों का साल भी कहा जाता है। वहीं नवंबर 1995 में सबसे पहला चीनी आयात घोटाला सामने आया, जिसके वजह से केंद्र खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय को इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के करीबी चंद्रस्वामी का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा रहा। इसी दौरान जनवरी में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में नरसिम्हा राव का काफी नाम उछला। इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल को रिश्वत देने का मामला भी उनके दामन पर एक दाग की तरह लग गया। इसी के साथ नरसिम्हा राव का नाम 1996 में टेलीकॉम घोटाला मामले में भी सामने आया। सीबीआई ने इस मामले की जांच की और कोर्ट ने सुखराम को 3 साल की सजा सुनाई। इन घोटालों में पीवी नरसिम्हा राव की इमेज पर खासा बट्टा लगा। इसी दौरान कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव को लेकर विरोध के स्वर फूटने लगे थे और यही कारण था कि 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई खेमे में तब्दील हो गई थी। इस दौरान कांग्रेस का तमाम नेताओं ने साथ छोड़ दिया और अपनी एक नई अलग पार्टी बना ली। इसमें सबसे पहले एनडी तिवारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस पार्टी बनाई। इसके साथ ही सिंधिया ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। माधवराव सिंधिया की बात की जाए तो उन्होंने अपनी नई पार्टी मध्य प्रदेश विकास पार्टी बना ली। और इसके साथ ही सन 1996 यानी कि अप्रैल की बात की जाए तो देश में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई और इसके साथ ही बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी ने 161 सीटों पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही कांग्रेस को 140 सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के इस दौर में भले ही बीजेपी सरकार जीत हासिल कर पाई हो, लेकिन सरकार बनाने लायक उसके पास संख्या नहीं थी। वहीं दूसरे नंबर पर आने के चलते कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया था। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गई। लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू हो गई। हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से देश के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार को बहुमत सिद्ध कराने के लिए 13 दिन का समय दिया गया। बीजेपी ने जी तोड़ कोशिश करके क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाने की कोशिश की और पार्टी के मैनेजरों को एक बार यकीन भी हो गया कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा आ गया है। हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से
इस्तीफा देना पड़ा। फ्लोर टेस्ट के दौरान वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट और उनके विरोध में 270 वोट पड़े थे, यानी एक वोट से उन्हें सरकार गंवानी पड़ी थी। वाजपेयी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। वाजपेयी ने कहा था, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। न भी तो मड़ा दसवीं केवला दुस्तो यस। भगवान राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूँ तो बदनामी से डरता हूँ। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब बीजेपी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया, सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ होनी चाहिए, 31 तारीख तक अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है। यह कोई चुनाव में कुकरमुत्ते की तरह उग आने वाली पार्टी नहीं है और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज़्यादा सीटें नहीं ला सके। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए था। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और जो काम हमने अपने हाथ में लिया है उसे जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे के बाद अब सबकी निगाहें देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस पर थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ऐसे में जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके के साथ में करीब 13 पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट। अब गठबंधन भी बन चुका था और अब इस गठबंधन को कांग्रेस का समर्थन भी मिल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अब आखिरकार अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में शुरुआत में पीवी सिंह को पीएम बनाने की बात चली, लेकिन वे नहीं तैयार हुए। इसके बाद ज्योति बासु का नाम भी आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव लाया गया, हालांकि सीएम होने का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जीके मूपनार के नाम की भी चर्चा हुई। जीके मूपनार भी कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी और उसमें चिदंबरम भी उनके साथ थे। 2-3 दिन तक नाम पर चर्चा होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने देवगौड़ा का नाम भी लिया और वो नाम चल पड़ा। लालू यादव ने अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में भी इसका जिक्र किया है। वह बताते हैं कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंग मेकर की भूमिका में था। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया। देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल चंद्रबाबू नायडू और मूपनार ने भी आपत्ति नहीं जताई। इस तरह एच.डी. देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता मान लिया और कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। इस तरह देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 1 जून 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने उसी बीच नरसिम्हा राव से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया। थोड़ा समय बीता तो सीताराम केसरी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय तक देवगौड़ा सरकार ठीक तरह से काम करती रही। थोड़ा और समय बीता तो देवगौड़ा और सीताराम केसरी के बीच में कुछ विवादों की खबरें सामने आने लगी और करीब 10 महीने बाद जो है कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1997 को अल्पमत के साथ आई देवगौड़ा सरकार के विश्वास मत के खिलाफ करीब 200
92 सांसदों ने वोट किया। इसके साथ ही इसके पक्ष में 158 सांसदों ने वोट किया। इसमें से 6 सांसदों ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके बाद जो है देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं समर्थन वापसी के अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने लिखा था कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को ये सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है। भारत में लगातार फासीवादी और विभाजनकारी ताकतें बढ़ रही हैं। उन्हें रोक पाने में ये सरकार नाकाम है। साथ ही उन्होंने देवगौड़ा सरकार पर कांग्रेस को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त ये राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सीताराम केसरी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वह देवगौड़ा सरकार से नाराज थे और चाहते थे कि उन्हें ही गठबंधन सरकार का नेता घोषित कर दिया जाए। देवगौड़ा के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड फ्रंट्स में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया एक फैसला जिसमें देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने का, जिसके बाद जिस वक्त ये फैसला लिया गया उस वक्त गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। जिसके बाद गठबंधन के नेता उनके घर पर गए और उन्हें उठाकर बोला, अब आप उठिए और आपको प्रधानमंत्री बनना है। जिसके बाद 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान राजीव गांधी की हत्या की साजिश को लेकर गठित जैन आयोग की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें डीएमके का एलटीटीई के साथ लिंक की ओर इशारा किया गया था। मजेदार तो यह रहा था कि डीएमके तब केंद्र की सहयोगी पार्टी थी और इनके 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। कांग्रेस ने इन तीनों मंत्रियों को सरकार से हटाने की मांग कर दी। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी और गुजराल ने एक दूसरे को कई चिट्ठियां लिखी। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के इनकार करने पर एक बार फिर केसरी ने सरकार से कांग्रेस का समर्थन खींच लिया, यानी गुजराल को मात्र 6 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा। इस फैसले ने देश को मध्यावधि चुनाव में धकेल दिया। इसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई। गुजराल कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। चुनावी प्रक्रिया पूरे होने के बाद मार्च 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।